मैं मेरे सामने उपस्थित जनसमुदाय से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की संविधान की व्यवस्था, सारे देश की सारी व्यवस्था आम आदमी के लिए बनी हुई व्यवस्था है। संविधान की सारी ताकत आम आदमी में, और उस आम आदमी को अपने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अमित जी आप मत बोलिए, मौका मिलता है वोट के रूप, जनता के हित में काम करेंगे, मौका देंगे, जनता के हित में काम नहीं करेंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे। सारी की सारी ताकत वोट के रूप में जनता के हाथ में निहित है। लेकिन उस जनता के हाथ में निहित ताकत को भी सत्ता की ताकत के बूते फाइट से प्रलोभन छीनने का प्रयास किया जाए। अगर तुमने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया तो संवैधानिक संस्था का जिस प्रकार से उपयोग होता है, बदलना ये वोटों की चोरी है या वोटों पर डाका है। का जिस प्रकार से उपयोग होता है, बदलना ये वोटों की चोरी है या वोटों पर डाका है। वोटों पर डाका है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सारे के सारे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सारे के सारे चारों स्तंभ और सारे प्रजातंत्र की व्यवस्था रेशम से भी बारीक उस जनता के विश्वास के सेतु पर टिका हुआ है, जिसका तुम सरेआम चुनाव में खून करते चले जा रहे हो। और अगर ये विश्वास टोल गया तो सारा प्रजातंत्र लड़खड़ा जाएगा। सारा प्रजातंत्र, जनता का हालात क्या, दिल्ली में केंद्र की सरकार आ गई, दावा किया गया 2022 तक हम इस देश के भाग्य विधाता किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे, किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे। किसान की आमदनी को दुगना करने का सपना दिखाने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। एक तरफ तो सब जवाब दिखा रहे हो, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक टिका रहे। किसान की फसल खरीद की एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसान को पसीने की कीमत नहीं मिल पा रही। परिणाम हो रहा है देश में किसान पसीने की पूरी कीमत नहीं मिल पाने के कारण आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए 1 साल तक किसानों से चर्चा करने का समय नहीं, वार्ता करने का समय नहीं। 1000 से लगभग किसान सड़क पर बैठे बैठे साल भर में दम तोड़ दे। किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के पास उनके साथ संवाद करने का रास्ता नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से हाड़ौती के किसानों को कहना, अभी हाल ही में
स्मार्ट मीटर का मामला चल रहा। स्मार्ट मीटरिंग का काम रुका है तो केवल एक फर्म, एक आईएएस अफसर को बिहार में 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हुए ईडी की पकड़ में आ गई और सप्लाई बंद हो गई। वरना आप विचार कर लेना, एक एक किसान के खेत पर, घर पर स्मार्ट मीटर लगेगा। और स्मार्ट मीटर का मतलब मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी की सारी बिजली व्यवस्था का निजीकरण करना चाहते हैं, प्रीपेड भुगतान करना चाहते हैं। जितना पैसा डालो उतना मीटर चलेगा। प्रधानमंत्री जी शर्म करो, पानी में डूब मरो। एक तरफ तो तुम कहते हो 2024 के लोकसभा के चुनाव में बड़े गर्व से भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं बनने का देता हूं। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं की खैरात पर अपना जीवन चलाते हो, उन्हें स्मार्ट मीटर से खून पीने का रास्ता उनके लिए तैयार मत करो। वो स्मार्ट मीटरिंग का पैसा दे नहीं। और प्रधानमंत्री जी शायद आप भूल रहे हैं, कुछ समय पहले स्मार्ट मीटरिंग के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। बिजली आवश्यक वस्तु है, बिजली डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, बिजली जीवन के लिए आवश्यक है। इसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता, इसका निजीकरण नहीं किया जा सकता। सरकारों को बिजली के मामले में उत्तरदायित्व की भावना समझनी होगी। आम जनता के जरूरत की वस्तु समझकर इसको व्यवसायिक नजरिए से हटकर काम करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। मैं सवाल छोड़ना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक मजदूर जो सुबह कमाता है शाम को खाता, जून के महीने में रात के 12 बजे उसकी बिजली का प्रीपेड का पैसा खत्म हो गया, तो क्या रात के 12 बजे ऑनलाइन पेमेंट करेगा, रिचार्ज करेगा? मैं देश के सारे लोगों के खाते खोल रहा हूं जन धन योजना में, लेकिन आज वो जन धन योजना में जो खाते खोले गए उन खातों की स्थिति क्या है? 80% से ज्यादा खाते बंद हैं और जो खाते चल रहे हैं उन खातों में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अवैध धंधे करने वाले लोग गरीबों के खातों को किराए से लेकर अवैध धंधे कर रहे हैं। और उसका परिणाम हो रहा है इनकम टैक्स आईटी के जब नोटिस आते हैं तो गरीबों को पता चलता है मेरे खाते में 60 करोड़ कैसे, मेरे खाते में 100 करोड़ कैसे। ये जो धंधा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है, ये जनधन योजना में जो खाते आपने खोले थे, देश में आपने नोटंकी जो की थी, और नोटंकी में तो भारत के प्रधानमंत्री जी, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अभी राहुल गांधी जी के मंच से उतरने के बाद किसी से मोदी जी की मां के लिए अपशब्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बुलवाए। और मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं आज तक उसको पकड़ा, क्यों नहीं उसका खुलासा किया? और फिर प्रधानमंत्री जी देश से अपील करते हैं ये मेरी मां का नहीं, ये पूरे देश की मां का अपमान है। मोदी जी हम भी कहते हैं हम मां के पुजारी हैं, तुम कुछ नहीं होंगे, तुम तो मां के नाम का भी राजनीति व्यापार। भारत सरकार के एक एक व्यक्ति की जुबान पर लकवा पड़ गया, भारत सरकार के एक एक व्यक्ति की जुबान पर लकवा पड़ गया, लकवा पड़ गया। प्रधानमंत्री जी आपकी मां को कोई अपशब्द नहीं बोले, दूसरे की माताओं की, इस मुल्क की माओं की सत्ताबरू लुटती रहे, नग्न करके सड़कों पर उनको तोड़ाया जाता रहे और वीडियो बनाकर पूरे देश के सामने भेज दिया जाए और प्रधानमंत्री की जुबान लकवे से पीड़ित हो जाए। नौटंकी बंद करो। आप ले जाना कहां चाहते हैं देश, किस जगह ले जाना चाहते? अभी किसान में निमोदा जाकर आया था,
बिरला जी, आपने भय से, भ्रष्टाचार से, सत्ता की ताकत से, धर्मांधता से चुनाव जीत लिया होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ठीक है, आपने भय से, भ्रष्टाचार से, लोभ से, लालच से, धर्म के उन्माद से लोकसभा का चुनाव जीत लिया, लोगों ने चिता दिया, कमजोरी प्रदर्शित हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी चाहता है न्याय मिलना चाहिए। हमने चुन दिया तो चाहे लीगल इलीगल कैसे भी परिणामों में चुन दिया गया, तो उसको न्याय करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। सरकारी गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाले बिरला जी, मैं सवाल करना चाहता हूं, कोटा की सड़कों की हालत आपने देखी है? कोटा की सड़कों में गड्ढे इस प्रकार हो, आपको अंदाजा नहीं, आप अपनी सरकारी गाड़ियों के काफिले में निकलते हो। मैं देखता हूं, मेरे निमोदा जाने से एक दिन पहले पजामा गीला करके आप घर घर घूम रहे हो। मेरे को लग रहा था अब तो राहत की बाढ़ आ जाए। मुझे लग रहा निमोदा गांव, मुझे लग रहा था कि अभी पानी की बाढ़ नहीं, अब तो लोकसभा का स्पीकर प्रधानमंत्री के माथे पर बैठने वाला, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझने वाला पहुंच गया है। अब तो राहत की बाढ़ आ जाएगी, राहत की बाढ़। बिरला जी, मेरा निम्बोदा, मेरा ख्याउदा का मालियों की बारी आपकी राहत का इंतजार कर रहा है। उनके पशुधन का पता नहीं, घर की संपदा का नाश हो गया, खाने पीने के दाने नहीं बचे। मैं ख्याउदा में मालियों की बाड़ी में गया, नदी के किनारे मेज के 100 घर स्वाह हो गए, स्वाह हो गए। न बकरी बची, न भैंस बची, न आटा बचा, न दाना बचा। मैंने कलेक्टर से कहा, क्या व्यवस्था है खाने पीने की? बोला पंचायत से कहा है। 17 दिन बाद पंचायत ने कल सुबह खाना बंद कर दिया। देलुंदा के स्कूल के लोगों ने कहा, हमारे मस्त है। मोदी तेरी तानाशाही, ऐसा हो रहा है। मोदी तेरी। बिरला जी दिल के जाने के बाद दोबारा पीछे से गए। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, तुमने केवल सत्ता का न्याय के लिए जनता के हित में उपयोग करने के बजाय पैसा इस्तेमाल कर रखा है। मैं कई जगह कहता हूं और चुनौती दे रहा हूं प्रशासन के लोगों, अब सुधार कर दो। 2 साल निकल गया है, थानों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आम आदमी फरियाद लेकर जाता है तो मुलजिमों का बर्ताव होता है, और अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता की जगह भाजपा का कार्यकर्ता मुलजिम भी हो तो पुलिस के लोग आंखों पर पट्टी बांध लेते। क्या हालत, क्या ये न्याय? सरकारी व्यवस्था की कोई भी संस्था आम आदमी के साथ, किसी एक भी आदमी के साथ न्याय और इंसाफ की भावना के विपरीत काम करे तो संविधान की आत्मा रोती है, संविधान की आत्मा घायल होती है। मैं अब कहना चाहता हूं, जरा अपने आचरणों में सुधार कर लेना। अब जंग की शुरुआत है, ये नोटिस है, चेतावनी है। और अगर आपने भविष्य में जनता के साथ बैठ जाए थोड़ी देर, भविष्य में जनता के साथ न्याय और इंसाफ करने के बजाय दादागिरी करने की कोशिश की, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ अपराधियों का साथ सलूक किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बैरिकेड्स लगाकर मेरी बात सुन लेना, या तो आचरण सुधार लेना, आचरण नहीं सुधारा तो तुम समझो हम अनुशासन में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में हमारा भरोसा है, संविधान में हमारी आस्था है, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर चुनौती हो गई, बात फंस गई, अन्याय किया तो तुम्हारे बैरिकेड को पता नहीं लगेगा आपकी बात। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, मेरी आवाज किसी माई के लाल अफसर तक जा रही हो तो इस सत्ता के संरक्षण में इतना सुरक्षित महसूस मत करो। अब की बार
इन बैरिकेडों को उखाड़ कर फेंक देंगे, ये जनता कलेक्ट्री की तरफ बढ़े। जनता आपकी तानाशाही का चेहरा देख रही, आपका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं। आपने विरोध की आवाज को ताले लगा दिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता बोलता है, माइक बंद कर दिया जाता है, वो माइक बंद नहीं होता। संविधान की आत्मा रोती है, भारत का प्रजातंत्र रोता है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जब खून होता है तो संविधान आंसू टपकाता है, लेकिन आपको संविधान से कोई लेना देना नहीं। मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, सुधार कर लो, सुधार कर लो। भारत जन क्रांति की ओर बढ़ रहा है। भारत का एक एक व्यक्ति प्रजातंत्र में भरोसा करता है। कारण क्रांति उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया में तानाशाहों के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा परसों नेपाल की घटना नोटिस दे रही है। आप भी सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। मित्रों, मैं तो इस मंच से कहना चाहता हूं, कल हमारे दोनों अध्यक्ष जाकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, आज नहीं। अतिवृष्टि से ऊंट के मुंह में चीरा नहीं। जितना नुकसान हुआ है, एक एक व्यक्ति की पैकेज से भरपाई पूरी की जाए। लाखों हेक्टेयर जमीन पड़त रह गई। अरे ये जब खरीफ की फसल किसान बोता है तो फसल नहीं बोता, उसके सामने नवंबर दिसंबर की देव उठनी पर बेटी के हाथ पीले करने का सपना होता है। वो सपना चूर चूर हो गया। क्या करो बिरला जी? आ जाएंगे राखी के दिन, बहनों से राखी बांधेंगे। लखपति दीदी बहनों से राखी बनाने की नौटंकी करने वाले बिरला जी, आप सक्षम और समर्थ आदमी हो तो 1 लाख 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन मेरी हाड़ौती में पड़त रह गई। उस जमीन के मालिक की बेटी के पीले हाथ कैसे होंगे? बताओ, आपकी सरकार क्या करने का? बंद करो ये नौटंकी, ये बेईमानीपूर्ण ढंग बंद करो। सर्वे कराओ, पैकेज दो, और ये संविधान की आंख में खंजर मारना बंद करो। कोटा के साथ न्याय अन्याय। मैं अब लंबी बात इसलिए नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो गया आप लोगों। मैं अब जिम्मेदारी, बैठ जाइए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब अत्याचार बर्दाश्त मत करना। अब अत्याचार होंगे तो प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगा देगा आपके साथ। और एक बात कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों से, अब कहीं लड़ाई हो जाए, आवाज दे दे तो तहसील थाना घेरने की, उठकर आ जाना एक एक अपने अपने घर। अब इस तानाशाही पर लगाम लगाएंगे, तानाशाही पर लगाम लगाएंगे। इस वोट चोरी, लोगों के अधिकारों का खून करने वाली सरकार को बेनकाब करेंगे। इनके चेहरे का नकाब उतारकर सड़क पर फेंक देंगे और हाड़ौती के साथ न्याय हो, इस बात की लड़ाई अब पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यही बात करते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष डोटासरा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जोर से तालियां बजाकर। और एक एक बच्चा जब तक साहब का भाषण नहीं हो जाए यहीं बैठेगा। आदरणीय डोटा, आज के इस आक्रोश रैली में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष जी रविंद्र त्यागी जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई भानु प्रताप जी, आपके दिलों पे राज करने वाले हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय प्रहलाद गुंजल जी, मेरे साथ आए फतेहपुर
विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय हाकाम अली खान साहब, हमारे प्रभारी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, सम्मानित मंच, सबका नाम लूंगा, समय लगेगा। आप 11 बजे से बैठे हो, मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज ये कोटा की धरती के ऊपर ये जन सैलाब उमड़ा। ये जन सैलाब का आक्रोश ये बता रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में इतना जनमानस यहां पर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए आया है। 2 साल भी अभी तक सरकार को हुए नहीं, और 2 साल से पहले सरकार के खिलाफ इतना तकड़ा आक्रोश मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में 25 साल में कभी नहीं देखा। प्रहलाद गुंजल जी ने एक हुंकार भरी, मुझे आकर के कहा कि अध्यक्ष जी, हम एक आक्रोश रैली निकालना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि किसान पीड़ित है, परेशान है, फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बेघर लोग हो चुके हैं, पशु हानि हो रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान का 100%, 90% फसल का खराबा हो चुका है। किसान से राम रूठ गया, तो राज से उम्मीद थी कि वो मदद करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि राम के रूठने के साथ साथ ये राज भी निकम्मा हो गया है। इसलिए डोटासरा जी, आप आओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब नेता मिलकर के उस किसान के आंख के आंसू पूछने का काम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप कार्यक्रम करिए, आएंगे, और आएंगे नहीं, पर्ची सरकार को उसकी औकात बता करके जाएंगे। मैं कह रहा था गुंजल साहब, इतना जज्बा और जलवा तो आपके लोकसभा के चुनाव के नामांकन के समय भी नहीं था। उससे भी बढ़कर के लोगों में आज आक्रोश और सरकार के प्रति, सरकार की तानाशाही के प्रति, सरकार की अनदेखी के प्रति आंख मूंद के घरों पे बैठे हैं। इनके मंत्री की औकात नहीं है किसी कलेक्टर को फोन करके कह दे कि यहां पर मुआवजा की जरूरत है, फसल की गिरदावरी की जरूरत है। आपने देखा होगा 2 महीने तक कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, पूरे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ आ गई, किसान गरीब पीड़ित होने लग गया, प्रदेश में हाहाकार मच गया। लेकिन इस सरकार के कान की जूं भी नहीं रहेगी। हमने ट्वीट भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मुख्यमंत्री जी, कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपके मंत्री, कहां है आपके विधायक, कहां जिला कलेक्टर हैं, कोई सुनने वाला है गरीब की, किसान की? तो हंसी मजाक करने लग गए
और हद तो तब हो गई, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से, जिस दिन अतिवृष्टि हो रही थी, बाढ़ में सैकड़ों लोग खत्म हो चुके थे, मौतें हो गई, उस दिन मुख्यमंत्री 8 घंटे तक पूरे ब्यूरोक्रेसी को लेकर के वीसी करता रहा और ये कहता रहा कि अतिवृष्टि से घबराना मत। मेरे दादाजी जब अतिवृष्टि होती थी, मकान चूता था, तो बानी के बाटे बांधते थे। अरे मुख्यमंत्री हो, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके पिताश्री क्या करते थे, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये जनता ये पूछना चाहती है कि राजस्थान में जो पर्ची खुली थी, वो पर्ची क्या कर रही है, वो पर्ची क्या कर रही है। मेरे को बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि डोटासरा जी बोलो, नहीं तो प्रदेश बर्बाद होने जा रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें बैठाने के बाद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं लेता है, वो किसान की बर्बादी की जानकारी नहीं लेता है, वो बच्चों की पढ़ाई की जानकारी नहीं लेता है, वो सड़कें टूटी हुई है उनकी जानकारी नहीं लेता है। वो 8 घंटे तक अनर्गल अपनी भाषण देता रहता है और हमको सेरोडोन की गोलियां खानी पड़ती है। ये हाल है। मैं पूछना चाहता हूं, 6 बच्चे 60 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दब करके मर गए। मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि वो वहां आकर के उनका हाल पूछ लेते। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया सुरेंद्र मोगा, झुंझुनू का नौजवान। मुख्यमंत्री जी उसके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गए और मुख्यमंत्री जी सरकार का उड़न खटोला लेकर के आपके टैक्स के पैसे से मौज मस्ती कर रहे। कभी मोहन भागवत के दंडवत प्रणाम करने, कभी ओम बिरला के हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अरे इतने ही बड़े ओम बिरला जी हैं, तो फिर ये कोटा की सड़कें क्यों टूटी हुई है? टूटी हुई सड़कें मैं देख के आया हूं। आपके होश और हुजूम के कारण से पूरा कोटा जाम हो गया था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके मैं और हाकम भाई यहां तक आए और हमने देखा है कि कैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गिरदावरी हो नहीं रही है किसान की। बच्चे आज 1 महीने से स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं। पंचायत के चुनाव हो नहीं रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो नहीं रहे हैं। आपके जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, उनके एक सैंक्शन नहीं हो रही है और बीजेपी के छोटे मोटे दलों के कहने से स्वीकृतियां निकल रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, छोटे मोटे दलाली करने वाले लोगों की स्वीकृतियां निकलती है और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उनके कहने से कार्य स्वीकृत नहीं होते हैं। यह अब बर्दाश्त होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की विधानसभा चल रही है। क्या हो रहा है राजस्थान की विधानसभा में? आप YouTube पे देखते हो, एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया जो बिल्कुल असक्षम व्यक्ति है। वो भारतीय जन राजस्थान की विधानसभा में चर्चा कराता है। एक ऐसा व्यक्ति, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का एक पद गरिमा का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पद भी गरिमा का पद होता है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग चाहे दिल्ली में लोकसभा में बोले, चाहे राजस्थान की विधानसभा में बोले, ये लोग कुर्सी पर बैठे हुए लोग दिल्ली के अंदर मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर और यहां पर पर्ची के आधार पर
भारतीय के मुताबिक यहां पर नेता प्रतिपक्ष बना, वो जब सवाल उठाता है तो प्रतिपक्ष बना, वो जब सवाल उठाता है तो राजस्थान की विधानसभा का पूरा सत्ता पक्ष, हमारे विधायक बाकी यहां के बैठे हैं, राजस्थान की विधानसभा में ये कहते हैं कि किसान का फसल की गिरदावरी करके उसको मुआवजा कब दोगे। ये उफ नहीं करते हैं, ये उफ नहीं करते हैं। हमारे लोग ये कहते हैं कि पंचायत चुनाव कब कराओगे, ये उफ नहीं करते हैं। हमारे लोग राजस्थान की राजस्थान में कोई चीज नहीं है, उसके ऊपर अंकुश कब लगाओगे, तो ये उफ नहीं करते हैं। और जैसे हम उनके काका जी लगते हैं, काका जी के लिए अलग से कैमरे लगाने का काम करते हैं, अलग से कैमरे लगाने का काम करते हैं। क्या देखोगे, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, जनता ने चुन करके भेजा है, तुम्हारी नाक में नकेल डाल करके लोगों के काम कराएंगे, नाक नकेल। मैंने कहा है कि नए मुख्यमंत्री सक्षम है, नए स्पीकर सक्षम है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र आएगा तो स्पीकर के खिलाफ प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा, यह मैं कहना चाहता हूं। और आज कोटा से ये ललकार रैली आपने शुरुआत की है गुंजल साहब, मैंने देख लिया, दम है आप में, कोटा के लोगों में दम है, आप में दम है। ये सीट वोट चोरी से गई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे एक एक का नकाब उतार दूंगा इस मोदी ने। ये जो तीसरी बार सत्ता ली है वो वोट चोरी से ली है, जनता का जनादेश उसके साथ में नहीं है। भाई साहब, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका पोता, मैं ये कहना चाहता हूं, पहला जो चुनाव लड़ा वो जुमलों से लड़ा, झूठे वादे करके लड़ा, लोग भ्रमित हो गए, विश्वास कर लिया। दूसरा जब चुनाव लड़ा तो मोदी जी ने और मोदी जी की टीम ने सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट के नाम से चुनाव जीता। और तीसरा अब की बार जो चुनाव जीता वो जनता के मत से नहीं, वोट चोरी से जीतने का काम किया। अब राहुल गांधी खड़े हो गए, कांग्रेस के लोग खड़े हो गए। मैं मंच पे बैठे हुए मेरे तमाम कांग्रेस के नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूं, छोड़ो तेरा मेरा। इस राजस्थान के नौजवान, किसान, दलित, पीड़ित, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनके स्वाभिमान के लिए, उनकी हक की लड़ाई के लिए एक दूसरे से गले मिलते हुए ईंट से ईंट बजा दो, इस सरकार को नाको चने चबाने का काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें, कौन आगे जाएगा, कौन कार्यक्रम करेगा, कौन पहले बोलेगा, कौन ज्यादा बोलेगा, इसमें कर कर करके तो हमने 2 बार सत्ता दे दी, तीसरी बार सत्ता ले गए। राजस्थान के लोगों का क्या हाल है, हम जनप्रतिनिधि, हमारा धर्म बनता है कि जो हमें चुन करके भेजता है वो क्या सोचता है, वो हमसे क्या उम्मीद करता है, क्या आशा करता है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तभी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी सत्ता में आएगी और देश में भी राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपकी ज्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता है, केवल एक बात करना चाहता हूं। कल आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक थी। किरोड़ी लाल मीणा जी जो मंत्री हैं और विधायक तुम्हें की गालियां दे रहे थे। किरोड़ी लाल जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने छापे डाले
उन पे क्या कार्रवाई हुई बताने का कष्ट करें। जो किसान नकली खाद से बर्बाद हो रहा है उसके लिए मुआवजे की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आपने कहा 200 लोग मर गए, उनको क्या पैकेज दे रहे हैं? आपने कहा 90% किसान की, सोयाबीन की, आपके मोठ की, गंवार की, चोले की फसल बर्बाद होगी, बाजरे की फसल बर्बाद होगी, उसका क्या मुआवजा दे रहे हो? ये बताने का कष्ट करें। ये तू चाल मैं आई, तू चाल मैं आई से काम नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री तो इतना निठल्ला है कि कल 6 घंटे वासुदेव देवनानी जी के कमरे में बैठा रहा और कहता रहा मजे में हो, मजे में हो, मजे में हो। अरे मजे में आप मजे कर रहे हो, लेकिन किसान परेशान है, खून के आंसू रो रहा है, तुम्हारी पर्ची को रो रहा है कि ये पर्ची कब बदलेगी ये बताओ। मैं आपको कह के जा रहा हूं, ये जो आपने कोटा से शुरुआत की है ना, ये पूरे राजस्थान में जब तक कांग्रेस पार्टी सांस लेके आराम से नहीं बैठेगी, जब तक किसान को उसका हक अधिकार नहीं दिला देंगे, उसकी बर्बाद हुई फसलों का जब तक मुआवजा नहीं दिला देंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नेता घर पे बैठने वाला नहीं है। आप हमारी आवाज दबा सकते हो, विधानसभा में अपनी मनमर्जी तानाशाही कर सकते हो, लेकिन ये जनता जब सड़कों पे निकल गई उसके बाद में तुम्हारी औकात बता के रहेगी, तुम्हारी औकात बता के रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इतना डरपोक है कि वो झालावाड़ नहीं गया, और मैं चैलेंज देता हूं कि एक बार कोटा आके तो बता दे मुख्यमंत्री। ओम बिरला जी यहां के लोकसभा अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, एक दिन बिना बंदूकों के साए में सड़क के ऊपर लोगों के हाल पूछ करके बता दें, तब पता चलेगा कि आप जनप्रतिनिधि हो। आप वोट चोरी से बन गए होंगे, लेकिन जनता आपको पसंद नहीं करती है, जनता आपके कार्यकाल को पसंद नहीं करती है। एक बात बता दो मुझे, ये फूड सिक्योरिटी कानून कौन लाया? यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी। ये राइट टू एजुकेशन कौन लाया? कांग्रेस पार्टी। ये नरेगा का काम का अधिकार कौन लेकर के आया कानून? कांग्रेस पार्टी। और ये क्या लेके आए? नोटबंदी, नोटबंदी, वोट चोरी, जीएसटी, विदेशों में घूम रहे हैं। अभी प्रहलाद गुंजल साहब ठीक कह रहे थे, हमारे आस पड़ोस के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है आपने देखा होगा, सेना चला रही है। नेपाल में कल क्या हुआ, 12 महीने श्रीलंका में क्या हुआ। आपकी क्या मोदी जी विदेश नीति है मुझे बताइए। जो हमारे मित्र देश हुआ करते थे, हमको बड़ा भाई मानते थे, वो आज चाइना की गिरफ्त में जा चुके हैं और वहां सेना का शासन हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप क्या यही करना चाहते हो? मोदी जी रुक जाइए इस देश में, विदेशों में दौरे करना छोड़ दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भी हाल कोई अच्छा रहने वाला नहीं है। जनता आपको सबक सिखाने वाली है। आप सभी से मैं इतनी अपील करूंगा कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। यहां पर एक से बढ़कर के एक आपकी रहनुमाई करने वाले, आपके शुभचिंतक। और पहले तो हम देखो भीड़ भाड़ के मामले में लोगों के जन आंदोलन करने में हो सकता है कमजोर थे, लेकिन अब तो 1 और 1 11 हो गए। प्रहलाद गुंजल साहब आ गए, उसके बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन कांग्रेस के लोगों की तरफ आंख उठा के देख लिया किसी ने, तो उसका मोरिया बुला देंगे। और सुनो मेरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं।
नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में कोटा से शुरुआत कर दो। ओम बिरला जी को और इस सरकार को उनकी औकात बता दो और इनके मोरिया बुला दो। बोलिए, बुला दोगे? बोलिए, बुला दोगे? हाथ खड़े करके बताओ, बुला दोगे? ये लो साहब, हमारा मेयर क्या चुरा के ले गए, सुपड़ा साफ कर देंगे इनका आने वाले चुनाव के अंदर। इसलिए मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को अकेला ना समझे। आपके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जान लड़ाने के लिए तैयार हैं और इस मोदी सरकार से भी निपटने का काम करेंगे। आने वाला समय आपका है। सारे के सारे अधिकारी, जिला कलेक्टर सुन ले, किसान का अगर बर्बादी का मुआवजा सही नहीं दिया तो यही घोड़े और यही मैदान, यही कांग्रेस पार्टी, यही गुंजल, यही कांग्रेस के तमाम नेता हम आएंगे और आपको मोरिया बुलाने का काम करेंगे। आप सब लोग आए, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मन से माफी चाहता हूं, सब लोग नहीं बोल पाए, लेकिन चुने हुए मेरी प्रार्थना